हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है वर्मा प्रोफेशनल क्लासेस। और मैं हूं अनुज वर्मा, आपका दोस्त, आपका गाइड टू वर्ड्स योर सीएस प्रोफेशन। एंड बहुत बहुत थैंक्स सबसे पहले तो जो आप प्यार देते जा रहे हैं मुझे। और मैंने देखा काफ़ी लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पे अपने डाउट्स पूछे और आप कनेक्ट होते जा रहे हैं मुझसे। बहुत अच्छा लग रहा है जब आप मुझसे अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। और इसी तरह से प्यार देते रहिए अपना। और व्हाट्सएप पे मुझे काफ़ी सारे लोगों के मैसेजेस भी आए, तो काफ़ी सारे लोगों ने अप्रिशिएट भी किया, लेकिन कुछ लोगों की कंप्लेंट्स भी आई कि आपने न्यू सिलेबस वालों के लिए तो बता दिया जून 2021 के लिए जो स्टडी प्लान था, लेकिन जो ओल्ड सिलेबस के स्टूडेंट्स हैं उनका क्या। तो देखिए, उसमें मैं आपको जेन्युइन रीज़न बता देता हूँ। मैंने वीडियो बनाया था 19 अक्टूबर 2020 को, और ओल्ड सिलेबस का एक्सटेंशन हुआ, नोटिफिकेशन कब आया 30 अक्टूबर 2020 को। तो मैं कैसे आप सबके लिए प्लानिंग कर सकता था। नोटिफिकेशन बाद में आया, लेकिन मैं किसी भी तरह का इंजस्टिस अपने सब्सक्राइबर्स के साथ तो होने नहीं दूंगा। तो अब मैं आपके सामने लेके आ गया हूँ स्टडी प्लान फॉर सीएस एग्जीक्यूटिव ओल्ड सिलेबस स्टूडेंट्स, जिनका एग्ज़ाम होने वाला है कब, जून 2021 में। 1 जून 2021 से ही स्टार्ट हो जाएंगे आपके एग्ज़ाम्स। तो इस कम टाइम में कैसे प्लान करना है और कैसे क्या करना है, सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा मैं। लेकिन उससे पहले कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता दूँ। आपको क्या करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो आपको कुछ चीज़ें दिख रही होंगी, जैसे मेरा टेलीग्राम चैनल दिख रहा है, तो आपको वो भी ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि मैं डेली बेसिस पे क्वेश्चंस डालता रहता हूँ। जैसे जो आपके एमसीक्यू सब्जेक्ट्स हैं उसके लिए क्वेश्चंस डालता रहता हूँ, ठीक है। और फ्री नोट्स भी प्रोवाइड करता रहता हूँ, और अदर जो आपको हेल्पफुल हो सकते हैं। और जितने भी डाउट्स हैं टेलीग्राम पे बहुत अच्छे से एक्टिव हो सकते हैं आप। व्हाट्सएप पे तो आपके मैसेजेस आ ही रहे हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लें, तो मेरे पास भी एक रिकॉर्ड रहेगा सारे ऑल ओवर इंडिया स्टूडेंट्स का। और अपार्ट फ्रॉम दैट मैं उसमें डेली बेसिस पे आपके लिए क्वेश्चंस डालते रहता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सीएस एग्जीक्यूटिव ओल्ड सिलेबस का, अब देखिए, मैं हर किसी के हिसाब से नहीं बना सकता। कि हो सकता है किसी का एक ग्रुप क्लियर हो सकता है किसी को दूसरा देना हो। मैं बोथ ग्रुप के लिए बनाऊँगा, आप अपने हिसाब से सारा कुछ डिसाइड करते चलिएगा। अब सबसे बड़ा जो क्वेश्चन आता है माइंड में, वो ये आता है कि हमारे पास दिन कितने बचे हैं। गाइस, आज आपको जैसे दिख रहा होगा स्क्रीन पे भी, आज डेट है 1 फरवरी 2021, यानी आज के हिसाब से काउंट करें तो आपके पास टोटलिटी में राउंड ऑफ करके 120 दिन बचते हैं प्रिपरेशन के लिए। लेकिन हाँ, इसको भी ध्यान से समझिएगा, 120 दिन नहीं, आपके पास ओनली 90 डेज़ हैं प्रिपरेशन के लिए। जो बाकी के 30 दिन मैं हटा रहा हूँ, मई का महीना, वो आपको रिवीजन देना है। क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम आप ऐसा नहीं कि प्रिपरेशन करके निकाल लेंगे। अगर मई के महीने में भी आप रिवीजन नहीं कर पा रहे हैं, उसमें भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप पास नहीं होने वाले हैं। क्योंकि एग्ज़ाम तभी क्लियर होगा जब आपका रिवीजन अच्छा हो, ठीक है। तो वही सारी चीज़ों को कवर करते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ। जैसे कि सभी को पता है, एग्जीक्यूटिव ओल्ड सिलेबस में 7 सब्जेक्ट हैं, टोटल 7 सब्जेक्ट्स आर देयर, जिनको 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। तो पहले मैं ग्रुप 1 के बारे में आपसे डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो ग्रुप 1 का जो पहला सब्जेक्ट है वो है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जो कि एमसीक्यू बेस्ड है, ठीक है। तो आप लोग को क्या करना है, शुरू से ही एक चीज़ फॉलो करनी है कि जो इंडेक्स है उसके हिसाब से आप अपना सारा कुछ करिए। हो सकता है आप अलग अलग ऑथर्स का अलग अलग फैकल्टीज़ को फॉलो कर रहे होंगे, जैसे कि मैंने अलग अलग फैकल्टीज़ के बारे में बताया भी था। तो हो सकता है अलग अलग फैकल्टीज़ को आप फॉलो कर रहे होंगे, लेकिन आपको क्या करना है, जो इंडेक्स है ना मॉड्यूल का, उसमें जो चैप्टर 1 है, चैप्टर 2 है, उसके लिंकिंग जुड़ी हुई है। चैप्टर 1 से लिंक है चैप्टर 2, उससे फिर चैप्टर 3, चैप्टर 4, वैसे ही आपको करना है। और प्रैक्टिस कैसे करना है, एमसीक्यू सब्जेक्ट है, तो भाई जितने क्वेश्चंस आप करते हो और जितने गलत होंगे उसका नेगेटिव मार्किंग होगा। तो आपको इसमें प्रैक्टिस बहुत अच्छी होनी है। तो आपको कैसे करना है कि जैसे मान लीजिए आप एक दिन में 50 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो किसी भी एमसीक्यू सब्जेक्ट्स के, ठीक है। तो कुछ लोगों की आदत क्या होती है, एमसीक्यू प्रैक्टिस कैसे करते हैं, क्वेश्चन किया, फिर देखा आंसर, फिर देखा, फिर ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो
तो आपको एक बार में पूरे जितने भी सपोज़ 50 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो पूरे क्वेश्चंस कर लेने के बाद फिर आपको चेक करना है, तभी तो आपको एनालाइज होगा कि हमारी गलती कितनी इम्प्रूव होती जा रही है। तो ये ऐसे आंसर टिक मार्क कर करके देखना, ये वाला सिस्टम अब से आपको हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये लास्ट अटैम्प्ट है ओल्ड सिलेबस का। तो बहुत सीरियस होके आपको ये सब चीज़ों को समझना पड़ेगा, ठीक है। सेम विद टैक्सेशन भी MCQ बेस्ड है आपको, ठीक है। 70 मार्क्स का आपको इनकम टैक्स है और 30 मार्क्स का GST है। ये बहुत ध्यान से देखने वाली बात है, क्योंकि काफ़ी लोग इसको लाइटली लेते जा रहे हैं। टैक्स जो कि सब्जेक्ट हम लोगों को लगता है कि MCQ बेस्ड है, तो कहीं ना कहीं हम इसमें अच्छा स्कोर कर लेंगे, ऐसा लोगों का मानना होता है। और हाँ, स्कोर कर भी सकते हैं, लेकिन लाइटली किस सेंस में ले रहे हैं आप लोग। हो क्या रहा है कि अगर कोई चीज़ दी हुई है क्वेश्चन में, हमें सब पता होता है, हम पढ़े भी होते हैं, हमने सब पढ़ा हुआ होता है, लेकिन क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछा जाता है, और वो आप एग्ज़ाम की टेंशन में शायद उस चीज़ को नज़र नहीं कर पाते हैं। तो जो भी क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन हैं, उसको एक एक वर्ड आप ध्यान से पढ़िए, क्योंकि एक वर्ड पूरे क्वेश्चन का मीनिंग बदल सकता है। और आप अगर गलत ऑप्शन टिक करके आ जाते हैं, तो फिर बनता हुआ क्वेश्चन भी आपसे फिर बहुत काम बिगाड़ सकता है वो आपका। अब जैसे फॉर एग्जांपल बताऊं, ग्रेच्युटी के बारे में हम पढ़ते हैं, रिटायरमेंट बेनिफिट्स जो उसके बारे में पढ़ते हैं कि वो कैसे टैक्सेबल होगा, कि ग्रेच्युटी तो प्रोविज़न में ये दिया हुआ है कि कितनी ग्रेच्युटी एग्जेम्प्ट होगी, है ना। लेकिन क्वेश्चन में पूछ लेता है कि कितना टैक्सेबल होगा। वो टैक्सेबल वर्ड पे हमारा जो है ध्यान जाता ही नहीं है। जो एग्जामिनर है वो इस तरह से क्वेश्चन ड्राफ्ट करके देगा कि आपको ऑप्शन में एग्जेम्प्टेड अमाउंट और टैक्सेबल अमाउंट दोनों देगा, ताकि आप कंफ्यूज हो। लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आपको एक एक क्वेश्चन पहले पढ़ना है बिंदास, मतलब बहुत 3 घंटे होते हैं आपके लिए, तो 3 घंटे में 100 क्वेश्चन के लिए बहुत मोर देन इनफ टाइम है। तो आप ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए एंड देन टिक मार्क कीजिए, क्योंकि उसको टिक करने के बाद कभी कभी आपको लगता है कि नहीं, इसका सही आंसर तो ये था, तो अगर आप उसको काट के फिर वो भी कर देते हैं, तो वो उसका नहीं, वो नेगेटिव मार्किंग में ही चला जाएगा आपको। तो बहुत बहुत ध्यान से इन सारे चीज़ों को लेकर के चलना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो है कंपनी लॉ। कंपनी लॉ जो सब्जेक्ट है वो सबको थोड़ा सा क्रिटिकल लगता जा रहा है। किन चीज़ों में मैं बताना चाहूँगा। सबसे पहली चीज़ तो आप लोग, ये मेरे को काफ़ी सारे व्हाट्सएप में भी जो हैं इस तरह के मैसेजेस आ रहे हैं कि इम्पॉर्टेंट क्या है। देखिए, नथिंग इज़ लाइक इम्पॉर्टेंट इन एनी सब्जेक्ट। सातों के सातों सब्जेक्ट में कोई इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट नहीं है। आपको सब कुछ देख के चलना है। कंपनी सेक्रेटरी को किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे कैसी भी सिचुएशन आ सकती है कंपनी में, ठीक है। तो आपको कैसे एक्ट करना है उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आते हैं, और दिक्कत यहीं आ रही है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है कंपनी लॉ में तो वो बन जा रहा है, डिफरेंशिएशन आ रहा है तो वो भी, जैसे मैंने आपको बताया था कि आपने एक टेबल खींची, बेसिक्स ऑफ डिफरेंस, और दोनों के बीच में डिफरेंस बता दिया, उसमें भी आपको 4 में से 4 अच्छे से फुल मार्क्स मिल जाते हैं। लेकिन दिक्कत कहाँ आ रही है? केस लॉज, केस स्टडीज़ में दिक्कत आ रही है आपको। तो उसके लिए भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन छोटा सा तौर पे मैं बता देता हूँ आपको कि आपको क्या करना चाहिए। आपको एक क्वेश्चन को पूरा इंटरप्रेट करना है। एक टॉपिक होता है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। तो सारी चीज़ों को पहले इंटरप्रेट करिए कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, और फिर वो एंड में कुछ चीज़ बोलता है। हो सकता है वो आपको बोले कि अज्यूम यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, अज्यूम यू आर अ कंपनी सेक्रेटरी। तो आपको ये अज्यूम करना है कि मैं इस सिचुएशन में अगर CS होता या CA होता तो ऐसे केस में मैं क्या करता, वो आपको पूरा एक कहानी बताएंगे। उसको अज्यूम करना है, और आपको अपने आप को ये एक CA या CS जो भी क्वेश्चन में मेंशन हो वो मान के फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इसके जो हैं वो स्टेप्स ऐसे रहेंगे। कुछ लोग बोलते हैं कि हम सिर्फ फैक्ट्स पहले लिखें या पहले हम लीगल प्रोविजंस लिखें, ठीक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऊपर नीचे आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन प्रोविज़न सबसे पहले, प्रोविज़न मेन है, सामने वाले के ऊपर अच्छा इम्पैक्ट जाता है जो चेकर है। तो आप पहले उसको बताइए कि हाँ, हमें सारे जो प्रोविजंस हैं वो क्लियर हैं। तो जो भी क्वेश्चन है उससे रिलेटेड प्रोविज़न क्या है, फिर आप फैक्ट्स पे आ जाइए कि ऐसा हुआ, क्वेश्चन में ये दिया है। तो फिर उसके बाद एप्लीकेबिलिटी एंड कंक्लूजन। फिर क्वेश्चन के हिसाब से जो प्रोविज़न आपने लिखा
उसके हिसाब से फैक्ट्स में क्या एप्लीकेबिलिटी हो रही है, और फिर कंक्लूजन में आइए। क्योंकि काफ़ी लोग फैक्ट्स तो लिख के आ ही रहे हैं, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट वो लीगल प्रोविज़न लिखने के बाद कंक्लूजन नहीं लिख रहे हैं। वही तो चीज़ वो आपसे चाह रहे हैं एग्जामिनर। तो ये सारी चीज़ लिखने के बाद आपको कंक्लूजन भी लिखना है। तो फैक्ट्स ऑफ द केस, लीगल प्रोविज़न, ठीक है, एप्लीकेबिलिटी, क्वेश्चन के हिसाब से एप्लीकेबिलिटी क्या हो रही है, कौन रॉन्ग हो रहा है, कौन क्या हो रहा है, कितनी पेनल्टी पड़ेगी, सब कुछ सारा कुछ इस तरह से स्टेप्स होके। तो फैक्ट्स ऑफ द केस, लीगल प्रोविज़न, एप्लीकेबिलिटी एंड कंक्लूजन या फिर जजमेंट, ठीक है। तो आप इस तरह से कर सकते हैं। फिर है लास्ट सब्जेक्ट ग्रुप 1 का, वो है ECL, इकोनॉमिक एंड कमर्शियल लॉज, ठीक है, जिसमें पार्ट A 70 मार्क्स का है और पार्ट B 30 मार्क्स का है, ठीक है। तो सभी सब्जेक्ट्स को जैसा कि मैंने बताया आपको बिल्कुल सारी लिंकिंग के हिसाब से चलना है, क्योंकि हर सब्जेक्ट का दूसरे सब्जेक्ट से लिंकिंग, ठीक है। तो आपको पूरा बाकायदा राइटिंग प्रैक्टिस भी करनी है। ये सारी चीज़ें जो बता रहा हूँ, क्योंकि ये बोल दिया मैंने, आपको बता दिया और आपने सुन लिया, वो ऐसे नहीं आएगी। जैसा कि हमारे, अगर आप अपने जो बुज़ुर्ग हैं उनसे भी पूछेंगे, जो हमारे वेद हैं उसमें लिखा हुआ है कि जो हमारा हाथ होता है ना, उसका जो लिंकिंग होता है वो हमारे ब्रेन से होता है, हमारे दिमाग से होता है। तो जो चीज़ें, कई बार होता है किसी का हमने नंबर लिखा या कुछ लिखा तो वो हमें याद हो जाता है, क्यों? क्योंकि हम लिख रहे होते हैं। तो आपको बाकायदा लिख के राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, और वही प्रेजेंटेशन फिर वो आपका निखार आएगा। और कभी कभार स्टूडेंट्स का ये वो होता है कि हमें बनता तो था, बन भी रहा था क्वेश्चन पूरा, लेकिन पेपर छूट गया। अब ये इसलिए हुआ क्योंकि आपने राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करी। तो आपको लिख के सारा कुछ करना है, और इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़िए। उसमें मैं बहुत सारे इस तरह के क्वेश्चंस देता रहूँगा आपको, MCQ के लिए भी और डिस्क्रिप्टिव के लिए भी। तो आपके लिए प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। अब हम आते हैं ग्रुप 2 में। ग्रुप 2 कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस। देखिए, सबसे पहली चीज़ जो काफ़ी टफेस्ट सब्जेक्ट लगता है लोगों को, ये मैं अभी क्लियर कर देता हूँ। कंपनी अकाउंट्स में पार्ट A 70 मार्क्स का है और पार्ट B 30 मार्क्स का ऑडिट का है, जिसमें 30 मार्क्स की ऑडिट की थ्योरी है। लेकिन पार्ट A जो 70 मार्क्स का है वो भी पूरा अकाउंट्स नहीं है, उसमें सिर्फ 50 मार्क्स का अकाउंट्स है और बाकी 20 मार्क्स की थ्योरी है पार्ट A में भी। यानी पूरा टोटलिटी में देख लें तो कंपनी अकाउंट्स में 50 मार्क्स का थ्योरी और 50 मार्क्स का अकाउंट्स आता है। तो लॉजिकली चीज़ समझने वाली यहाँ पे क्या हो रही है कि अगर आप थ्योरी को भी अच्छे से कवर कर लेते हैं ना पहले ही, तो आप पास तो हो जाएंगे। दूसरी चीज़, थ्योरी इज़ द बेस फॉर अकाउंट्स। जब तक आपका बेस ही अच्छा नहीं होगा तो आप अकाउंट्स भी अच्छे से नहीं कर पाओगे। तो आपको यही करना है कि जो पहले आप थ्योरी है हर चैप्टर की वो कवर करते जाएं, और फिर प्रैक्टिकल आपका और मजबूत होता जाएगा। तो थ्योरी से आपको बहुत एडवांटेज होगा मार्क्स गेन करने में, ठीक है। तो और ये बहुत प्लस पॉइंट हो जाएगा आपके लिए। और यही चीज़ आपको करनी है, जो सारे सब्जेक्ट्स में मैं बता रहा हूँ, यही चीज़ करनी है कि आपको लिंकिंग से चलना है। शेयर कैपिटल सबसे पहला चैप्टर आपको दिखेगा, ठीक है। फिर डिबेंचर, ये सारा सीक्वेंस वाइज सेट किया है। शेयर कैपिटल जब तक नहीं समझेंगे तो आपको डिबेंचर नहीं समझ में आएगा। तो जैसा इंडेक्स मॉड्यूल में दिया है ना, देखिए मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको मॉड्यूल से पढ़ना है, आप किसी भी बुक से पढ़िए, डजेंट मैटर, बट जो इंडेक्स है मॉड्यूल का उसको मत ब्रेक करिए, ठीक है। वो आपको बहुत फ़ायदा करेगा, आपका लिंकिंग, आपका सब कुछ समझता जाएगा आसानी से, और आप समझ रहे हैं आसानी से तो फिर आपको दिक्कत नहीं जाएगी क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और सेकंड थिंग, सबसे पहले आप सॉल्व करेंगे जिस दिन पेपर होगा आपका कंपनी अकाउंट्स का। तो कंपनी अकाउंट्स का पेपर जब मेन एग्ज़ाम होगा आपका, आई गेस 4 जून को है पेपर, तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आप पार्ट B ऑडिट का करिए, ठीक है। एक घंटे से भी कम में ऐसी स्पीड रखिए कि आपको हो जाना चाहिए वो। फिर आप जो पार्ट A के छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, जर्नल एंट्रीज़
और जो अदर थ्योरी छोटी मोटी है वो करिए, और देन कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट जो आती है उसके लिए आप ट्राई करिए। क्योंकि होता क्या है, लोग पहले ही से बैलेंस शीट बनाने लग जाते हैं और बैलेंस शीट टैली नहीं हुई उसके लिए पूरा 3 घंटे निकल जाता है और फिर बोलते हैं कि पेपर छूट गया। वो पेपर छूटा नहीं, आप प्लानिंग करके अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर रहे थे। इस तरह से आपको ये बात मान के चलिए, चाहे आप एक ग्रुप दे रहे हों, 7 सब्जेक्ट दे रहे हों, या 4 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट दे रहे हों, आपको मई का महीना जो है ये 30 दिन आपको रिवीजन देने हैं, क्वेश्चन पेपर सारे प्रैक्टिस करने हैं, तभी जाके आपका जो है क्लियर होगा और अच्छे मार्क्स आएंगे। देन है ILGL, इंडस्ट्रियल लेबर एंड जनरल लॉज, ये भी MCQ बेस्ड है, तो ये बहुत स्कोरिंग हो जाएगा आपके लिए। इसमें मेरे हिसाब से कोई भी किसी भी तरह का क्वेश्चन आप छोड़िए मत। और जो मैंने चीज़ बताई MCQ में जो ड्रॉबैक एक होता जा रहा है आप लोगों से, कि आप क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ रहे हैं और उसके बाद आपको लगता है कि नहीं इसका आंसर ये होना चाहिए था। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। 3 घंटे MCQ सब्जेक्ट्स के लिए मेरे हिसाब से मोर देन इनफ है। रिटन के लिए हो सकता है शायद आप लोग बोले कि नहीं 4 घंटे और दे दो, नहीं, लेकिन MCQ सब्जेक्ट के लिए मोर देन इनफ है। तो अच्छे से कंसंट्रेट होके क्वेश्चन पढ़िए और देन टिक करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा आएगा क्वेश्चन में कि वो आपको कंफ्यूज करने के लिए कुछ ऐसा बोल रहा है और फिर आपको लगेगा अरे नहीं ये इसका आंसर तो ये होना चाहिए था। तो बिल्कुल बिंदास होके ये करिए और सेल्फ नोट्स बनाइए ताकि आपको वो चीज़ें याद होती जाएंगी जो मैंने बताया ना। राइटिंग प्रैक्टिस, तो राइटिंग प्रैक्टिस कहीं ना कहीं आपको MCQ सब्जेक्ट में भी हेल्प करता जाएगा, ठीक है। और डेली MCQ करिए। लास्ट सब्जेक्ट आते हैं हम जो सेकंड ग्रुप का है और एग्जीक्यूटिव का, कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटीज़ लॉस, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट इसमें करीब मैंने बताया आपको, पहले भी बता चुका हूँ पहले की वीडियोस में, कि करीब 15 मार्क्स का न्यूमेरिकल आता है, ठीक है। 15 मार्क्स का तो मैक्स टू मैक्स न्यूमेरिकल्स आते ही हैं। वो अब ऐसा नहीं हो कि भाई 15 मार्क्स का डायरेक्टली आ गया, 5-5 10 इस तरह के ब्रेकअप में वो बना के दे देते हैं। और फिर करीब 30 मार्क्स का जो है शॉर्ट नोट्स आ जाता है। तो ये कुछ प्रिडिक्टेड रहता है, तो अब शॉर्ट नोट्स और ये सब चीज़ आप कवर करके चलें अगर, तो सारा कुछ मिला करके आप मोर देन 40 प्लस तो आराम से स्कोर कर सकते हैं। और बाकी चीज़ों को ना छोड़ के भी देखें तो आप आराम से 60 प्लस आराम से स्कोर कर सकते हैं। तो ये मेरे हिसाब से मैंने सारी चीज़ें कवर कर दी हैं सारी चीज़ों में। बस लास्टली मैं इतना बताना चाह रहा हूँ, अपने हिसाब से टाइम टेबल बनाइए, क्योंकि मैं अपने हर किसी के हिसाब से तो मैं बता नहीं सकता कि कैसी सिचुएशन है हर किसी के साथ, लेकिन एक चीज़ आपको ये रखनी है कि टाइम टेबल देख के चलिए। जैसे 1 जून को पहला कॉस्ट का पेपर है, ठीक है, तो जो बोध ग्रुप दे रहे हैं उनके हिसाब से मैं बता देता हूँ। तो पहला कॉस्ट का पेपर है, तो सीधी सी बात है सबसे ज़्यादा पढ़ने के लिए टाइम आपके पास कॉस्ट के लिए ही रहेगा, क्योंकि पहला पेपर है। उसके बाद ILGL है। तो अभी से आप क्या करिए कि जो दूसरे तीसरे पेपर है ना, क्योंकि उनके लिए आपके पास कम टाइम रहेगा, पेपर लगातार हैं, मुश्किल से 1 दिन का गैप है 6 जून को, बाकी सारे पेपर लगातार हैं। तो अभी से आपको प्रिपेयर करके चलना है। तो अभी आप स्ट्रेटेजी ऐसी ही रखिए कि जो बाद के पेपर हैं उनको थोड़ा सा पहले प्रेफरेंस दे के रखिए, क्योंकि जो पहला है उसके लिए तो आपको टाइम मिलना ही मिलना है ज़्यादा। तो इस तरह से प्लान करके रखिए और ऑल्टरनेटिवली सब्जेक्ट्स चेंज करते जाइए। जैसे जो बोथ ग्रुप दे रहे हैं तो आप ऐसा कर लीजिए, MCQ सब्जेक्ट्स तो डेली करना ही है, लाइक कॉस्ट टैक्स डेली करना ही है, उसका प्रैक्टिस कर लिया। फिर आज कंपनी लॉ, कंपनी अकाउंट्स कर लिया क्योंकि वो इंटरलिंक्ड हैं। फिर हमने कर लिया CMSL और ECL कर लिया। तो इस तरह से आप सब्जेक्ट चेंज करते जाइए, लेकिन राइटिंग प्रैक्टिस डेली, जो भी डिस्क्रिप्टिव कर रहे हो तो आपको राइटिंग प्रैक्टिस डेली करना है, और MCQ कर रहे हैं तो उसके डेली MCQ प्रैक्टिस करना है। और MCQ की भी आप टेंशन मत लीजिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप टेलीग्राम से जुड़िए, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिख ही रहा होगा मेरा टेलीग्राम चैनल, तो उस पर डेली बेसिस पे आपको MCQs मिलेंगे, डेली बेसिस पे आपको जो है पूरा फ्री नोट्स और सब कुछ मिलेगा। और आप मुझे अपना सारा कुछ भेज भी सकते हैं। जैसे आपको लग रहा है कि हम राइटिंग हमारा जो आप बता रहे हैं जिस तरह से वो हो रहा है कि नहीं, तो आप मुझसे ऐसा भी कर सकते हैं कि जो टेलीग्राम चैनल है मेरा, उसमें आप लिख के कुछ भेज दें, तो मैं आपको उसमें भी वहाँ पे रिप्लाई करूँगा कि ये सही है कि नहीं, आपको और क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है,
ठीक है। तो आई होप ये बहुत अच्छे से आप समझ गए होंगे कि आपको क्या करना है। 120 दिन बचे हुए हैं। अगेन आपको डेट शो हो रही है 1 फरवरी 2021 को आज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अभी से आज से लग जाइए और जैसा कि मैंने बताया है वैसे ही आप करते रहिए। बाकी चीज़ों के लिए आपको दिख ही रहा है, मेरा व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, ठीक है। एंड मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए। लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए इस वीडियो को, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, लास्ट अटैम्प्ट है ओल्ड सिलेबस वालों के लिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। शेयर करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए मुझे कि आपको कैसा लगा। थैंक यू वेरी वेरी मच।